आज के अतिथि मित्रों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारे मेहमान सेवानिवृत्त कर्नल अपूर्व त्यागी जी। तो त्यागी जी, सबसे पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस आमंत्रण के लिए। आज बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है हमारे इतिहास का, और निश्चित रूप से इस वक्त, इस दिन हम आपको अपने स्टूडियो में पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कर्नल के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, तो ये आपको कमीशन कब मिला, कब आप सेवा में आए, और सशस्त्र सेनाओं में जाने का मन कैसे बना आपका? मैं इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देना चाहूंगा। मेरा लालन पालन भोपाल में हुआ और उसके पश्चात मैंने सैनिक स्कूल रीवा से अपनी शिक्षा प्राप्त करी। सैनिक स्कूल रीवा से शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने एनडीए का एग्जाम दिया, जिसमें मैं पास हो गया, लेकिन एयरफोर्स के पायलट के मेडिकल के लिए मैं क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने 12th करने के बाद बीएससी करी भोपाल से, और उसके बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम देकर डायरेक्ट आईएमए ज्वाइन किया, एवं 1982 दिसंबर में 2nd बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेज में कमीशन प्राप्त किया। वहां पर प्रोबेशन पास करने के बाद उसी यूनिट में 2nd बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेज में तकरीबन 19 साल नौकरी करी। उसके साथ जहां जहां जाने का अवसर मिला, ऑपरेशन ब्लू स्टार में, ऑपरेशन पवन में, और आसाम में उन दिनों बहुत अनरेस्ट था 80-89 में, उस समय आसाम में। उसके बाद फिर यूनिट कश्मीर वैली में आई, फिर कश्मीर वैली में नौकरी करी, और सीनियर इंस्ट्रक्टर के तौर पर मैं प्रोजेक्ट चांदनी सरसावा में रहा। तो इस तरह से तकरीबन 33 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करने के बाद मैं 2015 को मैं रिटायर हुआ, और आज उसके बाद मैं फिर उत्तर प्रदेश की जो पूर्व सैनिकों का जो एक विभाग है जी, उसमें जिला सैनिक कल्याण के पद पर आगरा में रहा। तो कर्नल साहब, ये जो आपने बताया कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी आपने चर्चा की, तो ये आपको कहां से मोटिवेशन मिला कि आपको आर्मी में जाना है या आपको सशस्त्र सेनाओं में जाना है? देखिए, सैनिक स्कूल जो सरकार ने सभी स्टेट्स में एक एक सैनिक स्कूल बनाया है, उनका मेन उद्देश्य ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ऑफिसर्स को प्रोड्यूस करना है, ऑफिसर्स को बनाना है। और जब आप सैनिक स्कूल ज्वाइन करते हैं तो वहां का माहौल ही इस तरह का होता है कि बच्चा पूरी तरीके से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। जब आप आर्मी स्कूल में आपने एडमिशन लिया, तब भी आपके मन में या आपके परिवार के मन में कुछ ऐसा ख्याल रहा होगा कि आपको आर्मी में भेजना है, या आपको आर्मी में जाना है, या आपको सेना में जाना है? मेरा जो पर्सनल, जो मेरा जो निजी कारण था जिसकी वजह से मैं आर्मी में गया, उसके बेसिकली 2 कारण थे। एक तो मेरा एडवेंचर्स के प्रति कुछ रुझान ज्यादा था, और दूसरा मेरा स्पोर्ट्स के प्रति बहुत लगाव था। तो इन दोनों को अगर प्राप्त करना है किसी व्यक्ति ने, तो उसके लिए सेना से अच्छी और कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से वो तो हर पल एडवेंचर से भरा होता है, आर्मी का, सेना का, नेवी में, या जो भी है। तो ये जो आपने बात की कि इतने दिनों तक आप सेवा में रहे, तो इस सेवा के दौरान आपके तमाम सारे अनुभव रहे होंगे। कोई ऐसा कोई संस्मरण जो आपको अब तक यादगार हो? संस्मरण तो बहुत हैं, लेकिन अभी उसको रिकॉल कर पाना जरा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी, कोई बात नहीं। कर्नल साहब, आपने बताया कि आपने सीडीएस क्वालिफाई किया, उसके बाद में आप सेवा में आए और आपने एनडीए के लिए भी परीक्षा दी थी। तो आप हमारे युवाओं को बताएंगे कि सीडीएस और एनडीए की परीक्षा क्या होती है, अगर वो व्यक्ति जाना चाहते हैं देश की सेवा में, सशस्त्र सेनाओं के लिए, तो किस तरह से तैयारी करें, क्या करें? देखिए, आज का जो यूथ है वो इन सब चीजों से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है, क्योंकि आजकल सारी जानकारियां पूरी तरह से नेट पर, विज्ञापनों के माध्यम से सब जगह ये पूरी तरह से उपलब्ध हैं। और सबको मालूम है कि एनडीए की परीक्षा जो है क्लास 12th के दौरान दी जा सकती है, और एनडीए का जो इनटेक है, जो बच्चों को लेते हैं, वो 12th पास करने के बाद लेते हैं, और एनडीए जाने के बाद ही वो 3 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद उनको जेएनयू से बीए या बीएससी की डिग्री भी दी जाती है। जी जी। और उसी तरीके से आईएमए में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जो बच्चे सीडीएस क्वालिफाई करते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसमें वो आर्मी वाला जो विंग है, वो लोग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जाके 1.5 साल की ट्रेनिंग पास ले। तो ये दोनों में फर्क है।
और एक ग्रेजुएशन के बाद है और एक ट्वेल्थ के बाद है जी। ट्वेल्थ के बाद है, ग्रेजुएशन के बाद जी हाँ। तो मतलब मुख्य रूप से जो मतलब ऑफिसर्स के लिए ये जो होता है एनडीए और सीडीएस दोनों ही। जी हाँ, ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए। अगर जैसे सामान्य सैनिक के लिए अगर जो भर्तियां होती हैं तो उसमें फिजिकल फिटनेस ज्यादा जरूरी है या उसकी भी कोई परीक्षा होती है? फिजिकल फिटनेस के आयाम तो चाहे अधिकारी हो या जवान हो वो तकरीबन सेम है जी, बराबर है। क्योंकि अगर आपने एक टुकड़ी का नेतृत्व करना है तो आपको भी उतना ही फिजिकली फिट, उतना ही मेंटली अलर्ट, उतना ही जानकार होना है जितना कि जो आपके नीचे अधीनस्थ हैं वो। कर्नल साहब, अभी मतलब हाल ही में सरकार ने अग्निवीर योजना शुरू की है और इसके लिए तमाम सारी भर्तियां चल रही हैं, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी स्कीम है और मेरा ऐसा मानना है कि जो ये स्कीम लेकर आए हैं ये बड़ी दूरदृष्टि के साथ इस स्कीम को लेकर आए हैं। ये सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, कई अन्य देशों में भी है जहां पर सैनिकों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। जैसे इजराइल में सभी नागरिक जो हैं उन्हें किसी न किसी स्टेज पर सेना में नौकरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो चारों तरफ से अपने एडवर्सरीज से घिरा हुआ है और उनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है कि एक वॉलंटियर आर्मी या एक वॉलंटियर एयरफोर्स के साथ अपना गुजारा कर सके। तो अग्निवीर जो हमारे देश में जो ये स्कीम लाए हैं वो उससे दो चीजों का समाधान होगा। एक तो जो यूथ है उसको एक डिसिप्लिन ट्रेनिंग मिलेगी, उस डिसिप्लिन ट्रेनिंग के दौरान वो एक फिजिकल फिटनेस का लेवल अचीव करेगा। और दूसरा, जब वो फौज ज्वाइन कर लेगा तो 4 साल के अंदर कैसे फौज चलती है, कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है, कैसे उसको किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी वेपन सिस्टम की, किसी भी रेडियो सेट, रडार आदि सबकी जानकारी जो सिविल लाइफ में भी उसको आगे काम आएगी, उसको नॉलेज हासिल होती है, उसको उसकी जानकारी हासिल होती है। और कैसे एडवर्स स्थितियों में भी अपने आप को सर्वाइव रखा जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर वो 4 साल अगर आदमी फौज में नौकरी कर लेता है, चाहे वो नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे आर्मी में हो, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका जो किसी भी परिस्थिति को झेलने का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। निश्चित रूप से। तो उसका ये फायदा जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं होता, उसके परिवार के लिए होता है, उसके समाज के लिए होता है, उसके आसपास के लोगों के लिए होता है। तो ये एक जो फौजी है, एक जवान है, वो दूर से अलग नजर आता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह से फौज बना देती है कि वो सीधा चलेगा, अपने काम के प्रति जागरूक रहेगा, हर टाइम पर पहुंचेगा और सब काम जो है वो निश्चित तरीके से जैसे उसको बताया है, सिखाया है, उसी तरीके से करेगा। जी, तो ये जो एक शॉर्ट टर्म का एक ये जो नौकरी है अग्निवीर योजना के अंतर्गत 4 साल, और 4 साल में भी सरकार बहुत अच्छा उनको अमाउंट दे रही है, उसके बाद में क्या? देखिए, मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी रहा हूं जी, और जो लोग काम करना चाहते हैं, काम ढूंढना चाहते हैं, और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जी, उसके लिए निश्चित तौर पे उसको प्रयास अवश्य करने पड़ेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो प्रयास करेगा, परिश्रम करेगा, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। जी हाँ। क्योंकि कई ऐसी स्कीम्स हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए पूरी तरह से भरी भी नहीं जा पाती हैं। जी हाँ। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे शिक्षकों की वैकेंसी निकलती है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इतनी वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए रखती है, लेकिन वो पूर्व सैनिक उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं या उनको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये पुलिस के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, और भी सारे विभाग हैं जिनमें बहुत सारी एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी निकलती हैं, जिनको आसानी से भरा जा सकता है, उसको कोऑर्डिनेट और फाइन ट्यून किया जा सकता है। और अब तो मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि तमाम सारे जो औद्योगिक घराने हैं उन लोगों ने भी अपने दरवाजे खोले हैं कि एक्स सर्विसमैन जो अग्निवीर योजना के बाद में आएंगे तो उनको हम अपने यहां पर स्पेस देंगे, उनको जगह देंगे अपने यहां पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये देखिए कि आज भी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है जी, उसमें कई बड़े घरानों में, कई बड़े कॉरपोरेट हाउसेज में जो सेना के पूर्व अधिकारी हैं, सेना के पूर्व ट्रेंड लोग हैं, वो लोग कार्यरत हैं। आप एविएशन सेक्टर देखिए, एविएशन सेक्टर में पूरी तरह से, चाहे वो एटीसी हो, ग्राउंड मेंटेनेंस हो, सिक्योरिटी हो, उसमें पूरी तरह से एक्स सर्विसमैन छाया हुआ है। किस लिए छाया हुआ है? क्योंकि वो वेल ट्रेंड है, वेल मोटिवेटेड है और वेल डिसिप्लिन्ड है। निश्चित रूप से।
उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, उनके टारगेट क्या है, और जो उनको काम दिया गया है वो उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए औद्योगिक घरानों ने भी अपने दरवाजे खोले हैं, उसका इस स्कीम का स्वागत किया है। एक जो शंका के बादल थे या कुछ चीजें थी जो कुछ लोगों को भ्रांतियां थी कि कैसे कैसे क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, लेकिन ये शंका के बादल अब छटते जा रहे हैं धीरे धीरे। मेरे पिताजी का एक शेर है स्वर्गीय दुष्यंत कुमार जी का, जी जी जी, वो मैं कोट करना चाहूंगा। बहुत संभाल के रखी तो पायमाल हुई, बहुत संभाल के रखी तो पायमाल हुई, सड़क पे फेंक दी तो जिंदगी निहाल हुई। क्या बात है, क्या बात है। जब तक आप सड़क पे नहीं फेंकेंगे अपनी जिंदगी को तो निहाल नहीं होगी, तब तक निहाल नहीं होगी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और जब ये शेर की बात की आपने तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। मेरे पिता का देहांत दिसंबर 1975 में हो गया था जी। तो उस समय मेरी उम्र 13-14 वर्ष की थी और मैं सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ रहा था। मेरे पिता की याद जो है वो बहुत लिमिटेड है, थोड़ी धूमिल है। जी जी जी। लेकिन जो भी मैंने उनको देखा वो बहुत ही उदार हृदय के व्यक्तित्व थे जी। और उनका ऐसा मानना था वो कि समाज जो है वो उसमें कोई स्तर नहीं है, सभी एक स्तर के होने चाहिए और समानता जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा इशू था। समाजवाद के वो पहलुए थे वो। बिल्कुल सही। तो जो उनका साहित्यिक अवदान रहा है साहित्य के क्षेत्र में, निश्चित रूप से एक नक्षत्र की भांति है। तो ये जो साहित्यिक अभिरुचि आपको परिवार में विरासत के रूप में कुछ मिली क्या? तो मेरे में सिर्फ उनकी उदारता वाला जो जीन्स है वही आया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जो परिवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग कितने भाई बहन हैं, कैसे कैसे क्या है? हम लोग 3 भाई बहन थे, जिसमें से जो सबसे बड़ी मेरी बहन थी जी, वो ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी, लेकिन उनका देहांत 1985 में हो गया था। अच्छा, तब तो आप हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। जी जी। और निश्चित रूप से आपने ये जो बात बताई है वो बेहद दुखद। आपके बड़े भाई? मेरे बड़े ब्रदर उन्होंने प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक में ज्वाइन किया था और वो स्टेट बैंक से रिटायर हुए एडिशनल जीएम। अच्छा। तो आपने बताया कि थोड़े से जीन्स पिताजी के उनमें आए हैं। बिल्कुल आए। तो अब आप जब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आपने ये पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का काम भी देखा है, यहाँ पर एक अधिकारी रहे हैं आगरा में, तो कई बार ऐसा होता है कर्नल साहब कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो उसके बारे में आपका विभाग क्या करता है, कैसे मोटिवेट करता है लोगों को, कैसे जागरूक करता है? देखिए, ये समस्या कम से कम आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं है। अच्छा। क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है वो जब कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है जी, उससे पहले ही वो उसको एक रीसेटलमेंट कोर्स करवाती है और रीसेटलमेंट कोर्स के दौरान उसको सारे जितने भी रिटायरमेंट के बाद मतलब उसके लिए प्रोस्पेक्ट्स खुले हुए हैं उसके बारे में जानकारी देती। तो ये समस्या आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं है जी। और फिर भी आपका डिपार्टमेंट जो होता है, जो प्रदेश सरकार की ओर से जो यहाँ पर नियत होते हैं, तो वो लोग पूरी हेल्प करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हाँ, तमाम सारी योजनाएं हैं, लोगों उनको बताते हैं, जो पूर्व सैनिक हैं या उनके बच्चे हैं या उनकी विधवाएं हैं, उनके लिए ये सारी योजनाएं। ये बहुत अच्छा एक सरकार ने कदम लिया है कि एक पूर्व सैनिकों के लिए एक अलग से विभाग बनाया है जी। उसमें वो अपनी जो उनकी रोजमर्रा की समस्याएं हैं कि पेंशन नहीं आई है या किसी को सेना मेडल मिला है या किसी को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, उसके पैसे हर साल सरकार देती है वो नहीं मिले हैं, तो ये सारी समस्याएं हैं, उनका निदान तुरंत हो जाता है। बिल्कुल। साथ में कई ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी ने कई सारी स्कीम्स पूर्व सैनिकों के लिए निकाली हैं जी। जैसे कि अगर 20 लाख तक का घर खरीदना है तो उसके रजिस्ट्री पे बहुत कम चार्ज लिया जाता है। अच्छा। तो ये सारी जो सुविधाएं सरकार देती है तो वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, वो हम लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं और उनको हेल्प करते हैं उनको, ताकि जो लोग जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा के लिए खपा दिया उनको आप बेहतर जीवन दे पाए। बिल्कुल सही कहा। जी। अच्छा, अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान स्थिति में आप देश की सेना को, देश के नेतृत्व को कैसे देखते हैं? हमारी सेना जो है एक पूरी तरह से अराजनीतिक है। बिल्कुल। और बिल्कुल प्रोफेशनल सेना है हमारी जी। हमारी सेना और पाकिस्तान की सेना में बस यही फर्क है कि हमारा कोई भी राजनीति में दखलंदाजी नहीं है
और अपने प्रोफेशन पे ध्यान केंद्रित है और जैसे सरकार आदेश देती है उसी के मुताबिक ही पूरी कार्रवाई करी जाती है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक देश में और जो एक स्वस्थ परंपराएं हैं हमारे देश की, जी हम उसका निर्वाह करा जाए। बिल्कुल। और ये हमारा बहुत ही मतलब जैसे कहना चाहिए कि गौरव की बात है कि सेना के तीनों अंग इस परंपरा का लगातार निर्वाह कर रहे हैं और देश की सरहद को सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैदी से लगातार जुटे रहते हैं। बिल्कुल सही बात। तो कर्नल साहब, आप हमारे श्रोताओं को और कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है ये एक सर्विस नहीं है, ये एक कल्चर है। जो भी व्यक्ति जो सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बनता है वो इस कल्चर का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे वो कश्मीर से हो, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो। और एक बार अगर इसका हिस्सा बन जाता है तो उसके अंदर एक जीने का नजरिया, रहन सहन का तरीका, हर आदेश को मानने का जो एक अंदर से एक फीलिंग है वो आ जाती है। देश के प्रति जो जज्बात हैं, सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी। कर्नल साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने अपने बारे में, अपने जॉब के बारे में बहुत कुछ बताया, आपने हमारे युवाओं को मोटिवेट करने की कोशिश की और सफल कोशिश की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।